Hi everyone. So welcome to lecture 42 of UPSC preparation GS2 Indian Polity. ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने क्लोज करा था वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, वो सारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लोज करा था विच वाज मेंशन अंडर आर्टिकल 129 एंड 215. ठीक है, सो लास्ट लेक्चर में हमारा हमारा पूरा सुप्रीम कोर्ट कवर हो गया था. आज के लेक्चर में हम जो स्टार्ट करेंगे दैट विल बी योर स्टेट जुडिशरी स्पेसिफिक टू हाई कोर्ट. ठीक है, उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ 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 मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आप में से कई ऐसे यूज़र्स हैं, कई ऐसे व्यूअर्स हैं जो वीडियो देखते हैं बट दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग. सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करोगे, थोड़ा सपोर्ट मिलेगा. सो आई कैन ऑल्सो इवेंचुअली एक्सपैंड बिकॉज ये डिजिटल नोट्स आई डोंट थिंक एनी अदर प्लेटफॉर्म और एनी अदर चैनल इज प्रोवाइडिंग सच फ्री कॉन्टेंट. सो प्लीज़ शो सम सपोर्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. राइट, ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक फॉर द डे. कंटेंट आपका जो है आज का हम कवर करेंगे दैट इज़ योर पार्ट 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिक टू द स्टेट जुडिशरी. ठीक है, अब स्टेट जुडिशरी में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका हाई कोर्ट ही है. ठीक है, तो हम हाई कोर्ट का इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ेंगे, द जजेस ऑफ हाई कोर्ट. ठीक है, उसके अंदर उनकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, कितने एज तक वो काम कर सकते हैं. ठीक है, हाई कोर्ट के अंदर भी आपके परमानेंट जजेस भी होते हैं एंड देन यू हैव एडिशनल हाई कोर्ट जजेस और एक्टिंग जज ऑफ हाई कोर्ट, देन यू हैव एड हॉक जज ऑफ हाई कोर्ट, ऑल दोज थिंग्स. राइट, तो वो सब हम कवर करेंगे. ठीक है, सो हेयर इन दिस कंसेप्ट ऑफ एडिशनल जज, ये सारा हम हाई कोर्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं. ठीक है, तो एडिशनल हाई कोर्ट जज, एक्टिंग जज एंड एड हॉक जज के बारे में हम बात करेंगे. ठीक है, देन विल ऑल्सो डिस्कस कि होल्ड जो ओथ जो देते हैं वो कौन प्रोवाइड करता है. सैलरी ऑफ हाई कोर्ट जज कहाँ से आपकी मतलब मैप होती है, मतलब इट्स एन एविडेंट फैक्ट दैट सारी जो हाई कोर्ट जजेस की सैलरी है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही आती है. ठीक है, सो ये कुछ मतलब फैक्चुअल बेसिस हैं वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, then the next topic would be very important because in that we'll be discussing the jurisdiction of high court. ठीक है, इसके अंदर certain articles हैं, you have 215, 216, 227, 228, ये सब हम कवर करेंगे. 215 तो हमने लास्ट लेक्चर में ही करा था. यू हैव दैट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड वाला फंडा. ठीक है, 216 आपका रिट जुरिस्डिक्शन है. ठीक है, 227 आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड फंक्शनिंग ऑफ ऑल द ट्रिब्यूनल्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स विच आर वर्किंग इन दैट स्टेट. वो उन सब का जो ओवरव्यू है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरव्यू, वो हाई कोर्ट के पास रहता है उस स्टेट के. ठीक है, सो दैट इज़ कवर्ड अंडर योर 227 आर्टिकल. राइट, अंडर आर्टिकल 228 यू हैव मतलब हाई कोर्ट खुद अपने जो कुछ ऐसे मैटर्स है जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन है, राइट, वो सबऑर्डिनेट कोर्ट से वो खुद ब खुद वो केस ट्रांसफर करा सकते हैं. ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स आर कवर्ड अंडर योर जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट. राइट, देन अ वेरी इंपॉर्टेंट चेक्स एंड बैलेंसेस वाला कॉन्सेप्ट हमारा रिपीट हो रहा है. तो ऐसी कौन सी प्रोविजनिंग्स हैं, पावर्स हैं लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के पास जिसके बेसिस पे वो हाई कोर्ट के जज एंड हाई कोर्ट की वर्किंग को क्रॉस चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अंडर द मैकेनिज्म अवेलेबल विद एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव्स टू चेक द वर्किंग ऑफ हाई कोर्ट. ठीक है, चेक्स एंड बैलेंसेस वाला कॉन्सेप्ट है. सो दिस विल बी ऑल फॉर टुडे. ठीक है, so let's begin. Introduction. ठीक है, so firstly yes, you have the qualification to become high court judge. ठीक है, तो obviously the very first qualification is you have to be the citizen of India. ठीक है, देन जैसे हमें सुप्रीम कोर्ट का केस था कि भाई जुडिशियल सर्विसेज में अच्छा खासा टाइम होना चाहिए, राइट, तो सेम केस इसके अंदर भी है. अ पर्सन मस्ट बी इन जुडिशियल सर्विसेज ऑफ यूनियन और स्टेट फॉर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 years. ठीक है, पर्सन मस्ट बी इन जुडिशियल सर्विसेज फॉर स्टेट और यूनियन फॉर ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 10 years. ठीक है, इसके अलावा जो तीसरा हमारा क्राइटेरिया है दैट इज़ योर बीइंग अ एडवोकेट इन हाई कोर्ट. ठीक है, सो एडवोकेट इन हाई कोर्ट फॉर, मतलब वही फॉर लिखने की ज़रूरत नहीं है, एडवोकेट इन हाई कोर्ट फॉर ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 10 years. ठीक है, अगर ये कुछ क्राइटेरियाज फुलफिल हो रहे हैं किसी भी ऐसे पर्सन में जो कि जुडिशियल सर्विसेज का पार्ट है या वो एडवोकेट है, तो येस दैट पर्सन कैन इवेंचुअली बिकम द हाई कोर्ट जज. ठीक है,
इसके अलावा इसी के नीचे लिख लो, मैक्सिमम एज है आपका 62 ईयर्स, ठीक है, मैक्सिमम एज 62 ईयर्स, ठीक है, उसके बियॉन्ड नहीं कर सकते, 62 ईयर्स के बाद वो रिटायरमेंट आ जाता है, सो मैक्सिमम एज इज 62 ईयर्स, ठीक है। इसमें लिख लेना देयर इज़ नो मिनिमम एज, ठीक है। एंड ये जो भी हमने पॉइंटर्स पढ़े हैं, ठीक है, ऑल 4 pointers are for परमानेंट, ठीक है। परमानेंट जज ऑफ हाई कोर्ट बनने के लिए ही आपके ये सारे क्राइटेरियाज फुलफिल होने चाहिए। इन बेसिक क्वालिफिकेशंस के बाद ही आपका जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करेगा। वंस जो CGI हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो सब अपना डिस्कशंस करके अप्रूवल देते हैं कि हाँ इस XYZ पर्सन को, जिसके पास ये बेसिक क्वालिफिकेशंस हैं, ही और शी कैन बिकम अ जज ऑफ हाई कोर्ट, तो इवेंचुअली प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं। तो ये जो जज बनते हैं ये परमानेंट जज होते हैं, ठीक है, और इनका जो अपॉइंटमेंट होता है कि हाँ भाई अब आप हाई कोर्ट के जज बन गए, वो प्रेसिडेंट ही देते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द बेसिक क्राइटेरिया। नाउ फ्यू टर्मिनोलॉजी, जिसके अंदर पहला है आपका एडिशनल हाई कोर्ट जज, ठीक है। उस केस में क्या रहता है कि जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी जज को हाई कोर्ट का जज बना सकती है जिसके पास बेसिक वो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस हैं टू बिकम अ हाई कोर्ट जज, ठीक है, फॉर द मैक्सिमम ऑफ 2 ईयर्स, ठीक है। तो इसमें फंडा क्या रहता है, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एनी जज to High Court who have required qualification of High Court judge for maximum of 2 years, ठीक है। 2 साल तक प्रेसिडेंट किसी भी ऐसे जज को हाई कोर्ट का जज बना सकते हैं जिनके पास वो बेसिक क्वालिफिकेशंस हैं। बेसिक क्वालिफिकेशन यही वाले 4 पॉइंट्स जो हमने डिस्कस करे, तो प्रेसिडेंट उनको एडिशनल हाई कोर्ट जज बना सकते हैं। बट द पॉइंट हेयर टू कैच इज, एस्ट्रिक मार्क कर लो, दीज जज हु विल बी एक्टिंग एज एन एडिशनल हाई कोर्ट जज आर नॉट परमानेंट जजेस, ठीक है। वंस दे हैव कंप्लीटेड देयर टेन्योर दे आर नॉट परमानेंट हाई कोर्ट जजेस, ठीक है। हो सकता है कि अगर बर्डन है या कोई जो अभी जो एक्टिंग जो परमानेंट हाई कोर्ट के जज हैं वो काम करने में सक्षम नहीं है या कोई मेडिकल रीज़न है, तो उसके बेसिस पे प्रेसिडेंट ने एडिशनल जज बना दिया किसी को भी, ठीक है। मैक्सिमम 2 साल तक का हो सकता है, ठीक है। 2 साल के बाद अगर काम की ज़रूरत पड़ी तो फिर से वो एक्सटेंड करा सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं, बट आइडियली 2 साल के बाद उनको बोला जाता है कि भाई आपकी सर्विस की अब ज़रूरत नहीं है, आप ये इस चीज़ को छोड़ दो और आप जो पहले करते थे वो कर सकते हो। तो हो सकता है कोई भी ऐसा पर्सन जो कि एडवोकेट हो, जिसके पास पूरा एक्सपीरियंस हो हाई कोर्ट के जज बनने का, उसको 2 साल के लिए एडिशनल हाई कोर्ट का जज बना दिया और उसके बाद उसको बोला कि भैया अब आपका काम खत्म, अब आप जा सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ योर एडिशनल हाई कोर्ट जज कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसके बाद एक और पॉइंटर आता है, दैट इज़ योर एक्टिंग जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है कि भाई यहाँ पे कोई टेन्योर नहीं है 2 साल का, जैसे एडहॉक इसमें एडिशनल हाई कोर्ट जज में तो आपका 2 साल का टेन्योर था, राइट, मैक्सिमम। एक्टिंग जज के केस में क्या रहता है कि दीज आर अपॉइंटेड ऑन अ वेरी टेम्परेरी पीरियड, ठीक है। जब कोई परमानेंट हाई कोर्ट का जज किसी छुट्टी वुट्टी पे चला जाए या एबसेंट है और ही और शी इज़ अनएबल टू फंक्शन फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड, तो उस केस के अंदर एक्टिंग जज को अपॉइंट करा जाता है, ठीक है। प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, ठीक है, और इनके पास भी वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए टू बिकम इवेंचुअली हाई कोर्ट जज, मतलब जो हमारी बेसिक क्वालिफिकेशंस हैं। तो किसी भी XYZ जज में अगर ये क्वालिफिकेशंस हैं और वो परमानेंट हाई कोर्ट का जज नहीं है तो प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर सकते हैं टू बिकम एन एक्टिंग जज ऑफ हाई कोर्ट
ठीक है। इस केस में बस उनका कोई टेन्योर नहीं रहता, तो वो 2 साल 3 साल 4 साल जब तक काम चल रहा है तो वो काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई मैक्सिमम 2 साल का पीरियड का वो नहीं है रीज़न, जैसे हमारा एडिशनल जज के केस में था। एक्टिंग जज आपका सारी फुलफिलमेंट वही है, बस इसके अंदर 2 साल का मैक्सिमम लॉक इन पीरियड नहीं है, ठीक है। अब इस एक्टिंग जज को लगाने का एक रीज़न ये भी है कि अगर ऑल ऑफ अ सडन किसी हाई कोर्ट के अंदर आपका वर्कलोड बढ़ गया, ठीक है, ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन यू हैव मोर बिजनेस इन द हाई कोर्ट, या ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, या जहाँ पे टर्न अराउंड टाइम जो हो रहता है केस डिस्पोजल का वो बहुत कम है, तो वहाँ पे अगर आपको एडिशनल जज लगाना है सो दैट द केस डिस्पोजल कैन स्पीड अप, वहाँ पे प्रेसिडेंट इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं एंड द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एक्टिंग जजेस, राइट। तो इसको लिख लो, acting judge is there for a temporary period when permanent judge of high court is absent or is unable to function for a certain time period, full stop. The president shall appoint a person as an acting judge and this person must have the qualification to become a high court judge, ठीक है। तो ये आपका एक्टिंग जज ऑफ हाई कोर्ट वाला सीन है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट और लिख लो, एक आपका एड हॉक जज ऑफ हाई कोर्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है कि जो चीफ जस्टिस है जो भी हाई कोर्ट का, ठीक है, किसी भी हाई कोर्ट का, मतलब ऑब्वियसली हर हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस भी होता है, देन वी हैव द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या रहता है कि एडहॉक जो जजेस होते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट विथ due assent by president can ask any retired judge, ठीक है। इस केस में रिटायर्ड जज है, तो ऑब्वियसली रिटायर्ड जज कहाँ के होंगे, हाई कोर्ट के, ठीक है। तो यहाँ लिख लो रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, ठीक है, टू टेक पार्ट इन द सिटिंग of the court for a specified period of time, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो आफ्टर गेटिंग द ड्यू अप्रूवल फ्रॉम द प्रेसिडेंट, कंसेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट, वो किसी भी रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज को बुला सकता है कि भाई हमारे पास कोई ऐसा केस है, आप आओ, इसमें अपनी सिटिंग, मतलब आप आके अपना कंट्रीब्यूशन करो केस समझने में फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो उस केस में उस जज को जो अपॉइंट करा जाता है, बिकॉज वो रिटायर्ड हो चुका है, उस रिटायर्ड पर्सन को वापस बुलाते हैं हाई कोर्ट के अंदर, तो दैट पर्सन विल बी नोन एज एड हॉक जज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ब्रांच बना है वो ऐसे बना है, यू हैव एड हॉक, ठीक है, यू हैव एक्टिंग एंड यू हैव एडिशनल, राइट। तो एड हॉक, एक्टिंग एंड एडिशनल हाई कोर्ट जजेस, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब कुछ फैक्चुअल बेसिस हैं वो भी जान लो। देखो, अब जो हाई कोर्ट का आर्टिकल है वो आर्टिकल 214 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब 214 इट कन्फर्म्स दैट एवरी स्टेट शैल हैव अ हाई कोर्ट, ठीक है। वैसे आपने आइडियली देख लिया होगा मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स के अंदर उनकी खुद की एक हाई कोर्ट रहती है, बट सर्टेनली देर आर फ्यू एग्जाम्पल जहाँ पे 2 स्टेट या 3 स्टेट को कंबाइन करके उनको गवर्न करने के लिए एक हाई कोर्ट होती है जिसकी ज्यूरिसडिक्शन उन 2 स्टेट्स में या 2-3 यूनियन टेरिटरीज में बराबर ही डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ठीक है, ठीक है। अब इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन 214 में तो ये लिखा था कि भाई हर स्टेट के अंदर ये होना चाहिए, बट इसका एक चेंज आया, you had your 7th amendment act of 1956, ठीक है। तो इसके अंदर जो हाई कोर्ट इस्टेब्लिश करने की जो पावर थी वो अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास चली गई, जो कि अब पार्लियामेंट डिसाइड कर सकता है कि भाई कितने, मतलब कितनी यूनियन टेरिटरीज या कितने स्टेट्स को क्लब करके या कितने नए हाई कोर्ट्स खोलने हैं, ठीक है। वो सारा डिसीजन अब पार्लियामेंट का चला गया, ठीक है। तो इस एक्ट के बेसिस पे यू हैव द पार्लियामेंट अथॉरिटी टू एस्टैब्लिश
हाई कोर्ट फॉर 2 or more स्टेट्स, ठीक है। इसका प्राइम एग्जांपल है हाई कोर्ट ऑफ, सॉरी ये सी ज़्यादा बड़ा हो गया, यू हैव हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। 2 स्टेट्स हैं बट एक ही हाई कोर्ट का यूज़ होता है, तो सीधा सीधा एप्लीकेशन है 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 का, और जो पावर जो इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था दैट वाज योर आर्टिकल 214, ठीक है। एक हिस्टोरिकल चीज़ भी लिख लो कि भाई हाई कोर्ट एज अ इंस्टीट्यूशन established in 1862, ठीक है, और 3 जगह इस्टेब्लिश हुआ था, यू हैव बॉम्बे, मद्रास, ठीक है, एंड कैलकाटा, ठीक है। सो ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें थी जो पता होनी चाहिए थी, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब अभी हमने एडहॉक जज के बारे में बात करी, तो वी नो कि एडहॉक जज में यू हैव योर रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, राइट। तो इफ़ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन कि कैन अ रिटायर्ड हाई कोर्ट जज प्रैक्टिस एनीवेयर इन इंडिया आफ्टर रिटायरमेंट, कैन अ रिटायर्ड हाई कोर्ट जज कैन प्रैक्टिस एनीवेयर इन इंडिया आफ्टर रिटायरमेंट। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज सिमिलर क्वेश्चन हमने सुप्रीम कोर्ट के केस में भी पढ़ा था, जहाँ पे क्लियर कट मना कर दिया गया था कि वो किसी भी ऑफिस से किसी भी जगह पे प्रैक्टिस नहीं कर सकता वंस दैट पर्सन इज रिटायर्ड फ्रॉम योर दिस सुप्रीम कोर्ट के। अगर जज रिटायर्ड होते हैं तो वो किसी भी एरिया में जाके प्रैक्टिस नहीं कर सकते, राइट। तो इस केस के अंदर हाई कोर्ट का जो जज है, ठीक है, उस केस में क्या रहता है कि हाँ रिटायर्ड जज कैन प्रैक्टिस ओनली इन द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और अबव द लेवल ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। तो अगर कोई हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज है तो रिटायर्ड जज, मैं जो रिटायर्ड जज लिख रहा हूँ वो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट हाई कोर्ट ही है, कैन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट एट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और अबव द लेवल ऑफ हाई कोर्ट। अबव द लेवल ऑफ हाई कोर्ट का क्या मतलब है, यू हैव मल्टीपल ट्रिब्यूनल्स ऑल्सो, राइट। जैसे आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, यू हैव एनजीटी, तो यहाँ पे वो बंदे प्रैक्टिस कर सकते हैं और यहाँ पे इनको रिटायरमेंट के बाद अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। तो येस, द आंसर इज येस, बट इसमें एक कंडीशन ये है कि जैसे जो बंदा रिटायर हुआ है, हाई कोर्ट का जज जो रिटायर हुआ है, लेट्स से ही रिटायर्ड फ्रॉम दिस राजस्थान हाई कोर्ट, राइट। तो आफ्टर रिटायरमेंट ही कांट प्रैक्टिस इन राजस्थान हाई कोर्ट, और उस राजस्थान हाई कोर्ट के अलावा वो किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके अब प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लिख लो ही A retired high court judge cannot practice in those high courts where he had been a judge, ठीक है। तो इसके अंदर एक केस नहीं है, अगर वो हाई कोर्ट का जज राजस्थान में रहा है, एमपी में रहा है, लेट्स से यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट में रहा है, तो जहाँ जहाँ वो हाई कोर्ट जिस हाई कोर्ट में वो एज अ जज उसने काम करा है, आफ्टर रिटायरमेंट वो उन हाई कोर्ट्स में प्रैक्टिस नहीं कर सकता, ठीक है। और सेम जो कंडीशन है above condition is not applicable, मतलब ऑब्वियसली ऊपर वाली पूरी कंडीशन आपकी परमानेंट हाई कोर्ट जजेस की है, सो अबव कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एक्टिंग और एडिशनल हाई कोर्ट जजेस, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन भी अच्छा है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में सुप्रीम कोर्ट वाले जज के बारे में बात करा था, ठीक है। सो दीज वर द फ्यू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज नाउ ओथ
एंड सैलरी, फैक्चुअल चीज़ है, वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज ओथ, ठीक है। जो हाई कोर्ट का जज है वो उसकी जो अपॉइंटमेंट की जो ओथ होती है वो गवर्नर दिलवाता है, गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, ठीक है। और ऑन हिज बिहाफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। गवर्नर दिला सकता है या चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट दिला सकता है। और सुप्रीम कोर्ट का जज जब अपॉइंट होता है तो उसकी जो ओथ होती है, दिस इज ओथ, वो आपका ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब एक इसमें स्पेशल केस ये भी है, इन केस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है। ओथ ऑफ द हाई कोर्ट जज इज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट एंड नॉट बाय द लेजिस्लेटिव, मतलब जो लेफ्टिनेंट जनरल होता है दिल्ली का, क्योंकि वो गवर्नर नहीं होते, राइट, बिकॉज वो स्टेट नहीं है। तो उस केस इन दिल्ली हाई कोर्ट केस जो ओथ होती है वो प्रेसिडेंट ही दिलवाते हैं, ठीक है। इसमें लिख लो एंड नॉट बाय द एलजी ऑफ दिल्ली, ठीक है। एलजी ऑब्वियसली क्योंकि दिल्ली एक स्टेट नहीं है, ठीक है। तो दिल्ली मतलब बहुत ही आपको पता होगा कि दिल्ली में आपका जो असेंबली है वो इलेक्टेड है, बट उसको चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए यू हैव एन सेंट्रली अपॉइंटेड एलजी ऑल्सो, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, जो आज के टाइम पे आई थिंक सक्सेना जी है, ठीक है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, दिल्ली हाई कोर्ट का जो जब अपॉइंट होता है तो उस केस में भी प्रेसिडेंट ही उसको ओथ दिलाते हैं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का जज जब आता है उसको उस टाइम पे भी आपका प्रेसिडेंट जो है वही उनको ओथ दिलाते हैं, ठीक है। इन दो केसेस के अलावा बाकी के जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं जिनको अपॉइंट करना होता है तो उस केस में या तो गवर्नर अपॉइंट ओथ दिलवाते हैं या फिर जो चीफ जस्टिस है उस हाई कोर्ट का वो ओथ दिलवाता है, ठीक है। सैलरी, ठीक है, सैलरी एंड अलाउंसेस, सैलरी एंड अलाउंसेस of high court judges is drawn from consolidated fund of India, ठीक है। सैलरी जितनी भी होगी हाई कोर्ट के जजेस की ड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। पेंशन भी होती है ना, वो भी आपकी pension also is drawn from consolidated fund of India, ठीक है। तो ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें थी, आई होप यहाँ तक अभी तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ योर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, राइट। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लिखा है उसमें स्पेसिफिकली इलेबोरेटेड लिखा गया है अबाउट द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। बट उसने डिटेल मैनर में ज्यूरिसडिक्शन की डेफिनेशन फॉर द हाई कोर्ट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसको लिख लो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज स्पेसिफिकली एंड एलैबोरेटली डिस्कस द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाउएवर सच डिटेल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड विद रिस्पेक्ट टू योर हाई कोर्ट, ठीक है। बट इसके कुछ सर्टेन प्रोविजंस हैं, ठीक है, which indicates the jurisdiction of हाई कोर्ट, ठीक है। तो इसके अंदर हम सबसे पहला पढ़ेंगे आपका यू हैव आर्टिकल 215 दैट सिग्निफाइज योर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इसके अंदर आपका सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है। तो हाई कोर्ट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दोनों ही इस आर्टिकल से आप ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। सो इसके अंदर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लिख लो, ठीक है। बी लिखो आर्टिकल 226 रिट
jurisdiction of High Court with respect to fundamental rights and other legal rights. ठीक है, तो रिट ज्यूरिसडिक्शन आपका वही है, आपका मैंडेमिस, को वारंटो, सर्टियोरी, ठीक है, ऑल दोज थिंग्स. तो वो जो पावर है हाई कोर्ट की वो कहाँ से ड्राइव हुई है, आर्टिकल 226 से. ठीक है, इसके बाद आपका यू हैव सी 227 आर्टिकल. इसमें क्या रहता है कि जो हाई कोर्ट हैज़ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, मैं बता देता हूँ पहले फिर मैं लिखवा दूंगा. हाई कोर्ट हैज़ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ओवर ऑल द सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स एंड द फंक्शनिंग ऑफ ऑल द ट्रिब्यूनल्स इन दैट स्टेट. जिस स्टेट की ज्यूरिसडिक्शन जिस हाई कोर्ट के पास है, उस हाई कोर्ट के पास उस स्टेट के अंदर या उस ज्यूरिसडिक्शन के अंदर जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं या ट्रिब्यूनल्स हैं, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी और कंट्रोल भी है. ठीक है, तो ये वाला जो पावर है दिस इज ड्राइव फ्रॉम आर्टिकल 227. तो इसमें हाई कोर्ट हैज़ गॉट administrative control on the functioning of all the courts and tribunals existing in the state. ठीक है, अब डी लिख लो. डी इज योर आर्टिकल 228. अब इसके अंदर क्या रहता है कि हाई कोर्ट डायरेक्टली ट्रांसफ़र करा सकता है कोई भी ऐसा केस जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन है फ्रॉम द सबऑर्डिनेट्स और ट्रिब्यूनल टू डायरेक्टली टू द हाई कोर्ट बेंच. ठीक है, तो इसके अंदर लिख लो हाई कोर्ट कैन ट्रांसफ़र any matter before itself from a lower court in which interpretation of constitution is involved. ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स में आपका पूरा ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट भी डिफाइंड है. ये सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, 215, 226, 27 और 28. ठीक है, वेरी वेल डिटेल्ड है. बाकी लक्ष्मीकांत की वो चैप्टर पढ़ लोगे, हाई कोर्ट वाली प्रॉपरली मेंशन है उसके अंदर. मतलब उसमें ना बहुत सारी सब्जेक्टिव चीज़ें भी हैं, तो उसमें से क्रिस्प जो चीज़ें हैं वो मैं अभी लिखवा रहा हूँ. तो कभी नोट्स रेफर करके वो बुक पढ़ोगे तो सबको समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर ज्यूरिसडिक्शन. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज द मैकेनिज्म ऑफ checks and balances. checks and balances जो कि आपकी लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव के पास है विथ रिस्पेक्ट टू वर्किंग ऑफ हाई कोर्ट. ठीक है, तो इसके अंदर आपका सबसे पहला जो पॉइंट बनता है वो ये है कि भाई अपॉइंटमेंट जो होती है, परमानेंट अपॉइंटमेंट ऑफ अ हाई कोर्ट जज, वो आती कहाँ से है. यू हैव योर, पहले लिखो अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज. इट इज़ योर फ्रॉम योर प्रेसिडेंट प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है, अप्रूवल वहीं से आता है, सजेशन सपोर्ट होता है, फिर CGI का रोल आता है. वो हमने फर्स्ट केस, सेकंड केस, जो फर्स्ट जज केस एंड सेकंड जज केस, CGI एंड कोलिजियम सिस्टम. देन मतलब फोर्थ जज केस में तो आपका NJAC आ गया था, बट उसको रिवोक कर दिया गया 99 अमेंडमेंट एक्ट को. बट येस, जो अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज है वो प्रेसिडेंट अप्रूव करते हैं अलॉन्ग विद द मतलब कंफर्मेशन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज. तो भाई कोई भी अपॉइंटमेंट जो हो रही है वो ऐसा नहीं है कि वो प्योरली जुडिशियल फॉर्मेट में ही हो रही है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आपका लेजिस्लेटिव पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेसिडेंट आपका योर एग्जीक्यूटिव पार्ट. तो इन दोनों के बेसिस पे ही आपके जुडिशरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाई कोर्ट का जज, उसकी अपॉइंटमेंट हो रही है. ठीक है, सो दिस क्लियरली शोज अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस. ठीक है, अब अपॉइंटमेंट के साथ साथ रिमूवल जो है
रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जज, उस केस में जो इंक्लूजन रहता है वो रहता है आपका प्रेसिडेंट, क्योंकि फाइनल असेंट वही देते हैं, प्लस योर लेजिस्लेटिव। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था कि भाई जो प्रोविज़न है, मतलब रिमूवल ऑफ एनी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इनडिसिप्लिन और इनकेपेबिलिटी, तो वो आपका अगर एमपी लोकसभा के एमपीज़ अगर 100 लोग साइन करके दे रहे हैं, ठीक है, और राज्यसभा के जो एमपीज़ हैं उसमें 50 मेंबर्स, इसके तो आपके चेयरमैन है, नहीं सॉरी, इसके आपका स्पीकर है, स्पीकर को दिया, ठीक है, यहाँ इन्होंने आपके चेयरमैन को दिया, ठीक है, दोनों ही बेसिस पे अगर आपके अपॉइंटमेंट आती है 3 मेंबर अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटी, ठीक है, फिर वो इन्वेस्टिगेट करेंगे प्रॉपरली, देन यू हैव योर स्पेशल मेजॉरिटी के बेसिस पे, राइट। तो उसके बेसिस पे रिमूवल जो है वो पूरा प्रोसेस आपका प्रेसिडेंट प्लस लेजिस्लेटिव के एक्शंस पे है। अगर स्पेशल मेजॉरिटी में अप्रूवल मिल जाता है दोनों हाउसेज से, ठीक है, तो प्रेसिडेंट असेंट लगा के किसी भी हाई कोर्ट के जज को रिमूव करा सकता है। तो अगर अपॉइंटमेंट भी चेक्स एंड बैलेंसेस के प्रोसेस में है तो यस, रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जज जो है वो भी आपका प्रॉपरली चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ है, राइट। अब इसमें तीसरा ये लिखो, ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट जज, ठीक है। अब इसमें जो ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर इज़ डन बाय प्रेसिडेंट ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में अच्छा कॉर्डियल रिलेशन बनता है, ठीक है। देन रिटायरमेंट एज चौथा, अभी के टाइम पे क्या है कि यू हैव 62 ईयर्स, राइट। 62 ईयर्स को अगर आप मैनिपुलेट कराना चाहते हो तो ऑब्वियसली अगर पार्लियामेंट के पास ये पावर है, पार्लियामेंट स्टैंड्स फॉर योर लेजिस्लेटिव राइट, तो पार्लियामेंट इज हैविंग दिस पावर टू मैनिपुलेट, मतलब मैनिपुलेट इज नॉट द राइट वर्ड बट यस, पार्लियामेंट होल्ड्स द पावर, it holds the power to change retirement age, ठीक है। तो इसमें आप ये देख सकते हो लेजिस्लेटिव भी आपका जुडिशरी के साथ है, चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ। एट द सेम टाइम प्रेसिडेंट अगर आपका ट्रांसफ़र करा रहा है तो वहाँ आपका जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव का रिलेशन है, ठीक है। अब इसके अलावा जो नंबर ऑफ जजेस होने चाहिए किसी भी हाई कोर्ट के अंदर होता है ना, जैसे जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर यू हैव 34 सुप्रीम कोर्ट जजेस, जिसमें से 33 आपके सुप्रीम कोर्ट जज हैं एंड 1 इज़ योर CGI, राइट। द सेम केस इज़ एप्लीकेबल फॉर हाई कोर्ट ऑल्सो। तो उस केस के अंदर अलग अलग स्टेट्स में कितने हाई कोर्ट के जजेस हो सकते हैं, द नंबर ऑफ हाई कोर्ट जजेस इज डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये भी अच्छा आपका चेक्स एंड बैलेंस हो गया कि भाई हाई कोर्ट के अंदर कितने जज रहेंगे, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ों में प्रेसिडेंट का रोल तो है ही, ठीक है। रिटायरमेंट एज आपका प्योरली पार्लियामेंट के पास है। तो टुगेदर लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव हैव अ वेरी गुड चेक्स एंड बैलेंसेज व्हेन इट कम्स टू द फंक्शनिंग ऑफ हाई कोर्ट जजेस, राइट। अब इसमें एक और लिख लो जो हमने वैसे स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था कि आर्टिकल 214 के बेसिस पे एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी स्टेट शुड हैव देयर ओन हाई कोर्ट, राइट। बट दैट प्रोविजन कैन बी चेंज बाय द अमेंडमेंट एक्ट, जो 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 आया था,
उसके अंदर दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स का एक कॉमन हाई कोर्ट बना सकते हैं. सो दैट पावर लाइज विद द पार्लियामेंट ओनली. तो इसको लिख लो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट फॉर अ स्टेट, इट इज़ मैंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, दैट एवरी स्टेट शुड हैव इट्स ओन हाई कोर्ट, बट a common high court jurisdiction for two or more states was established by the parliament. ठीक है. Also jurisdiction, next point लिख लेना, jurisdiction of any high court can be altered by पार्लियामेंट. ठीक है. अगर पार्लियामेंट चाहे तो जैसे अभी आज के टाइम पे यू हैव योर हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट, राइट. अगर चाहे पार्लियामेंट तो इसके अंदर लेट्स से मैं मानता हूँ आज के टाइम पे लेट्स से गुजरात को भी ऐड कर दिया, तो ऐसा हो सकता है कि भाई 3 स्टेट का एक हाई कोर्ट बना दो, तो दैट पावर लाइज विद द पार्लियामेंट ओनली. ठीक है. लिख लो इसको, jurisdiction of high court as provided by the constitution can be changed by the parliament by amending the constitution in a way that does not disturb the basic structure of Indian constitution. ठीक है. तो ऑब्वियसली बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी केशवानंद भारती केस के बेसिस पे, बट येस पार्लियामेंट चाहे तो ऑल्टर कर सकती है जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी हाई कोर्ट. अगर किसी हाई कोर्ट के पास 3 स्टेट्स हैं फॉर एग्जांपल, तो वो 3 से हटा के उसको किसी एक स्टेट का स्पेसिफिक हाई कोर्ट बना सकती है, या फिर एट द सेम टाइम द पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन ऑफ वन स्टेट विच इज ऑलरेडी हैविंग 3 स्टेट्स and can extend it to 5 or 6 states also. But yes, obviously अगर एक जुडिशरी पे आपके 5-6 स्टेट्स हो गए तो वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हैम्पर करता है, बिकॉज देन द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज नॉट देयर एंड द जुडिशरी इज ओवरबर्डन. ठीक है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. इसके बाद एक कुछ बेसिक पॉइंटर्स है जिसके अंदर हमारा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल. ठीक है. आगे अभी हम आगे पढ़ेंगे जो 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आपका जो 3rd लेयर ऑफ गवर्नमेंट आया था. ठीक है. वो एक एग्जाम्पल है गवर्नमेंट का, बट हाँ उसके बेसिस पे आप इसको रिलेट कर सकते हो कि यू हैव द एट टॉप यू हैव सुप्रीम कोर्ट, देन यू हैड हाई कोर्ट, देन यू हैव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन यू हैव मेरी मतलब छोटी छोटी तहसीलें होती हैं. ठीक है. तहसील दीवानी, तो वो सारा आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का ही पार्ट बन जाता है, राइट. तो ऐसे ब्रेक डाउन आप समझ सकते हो कि भाई ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज ही वैलिड है, राइट. सो इफ एनीवन आस्क यू इज द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल, द आंसर इज यस. ठीक है. ठीक है. ऑल्सो इफ एनीवन आस्क कि व्हाट इज द बेसिक सिस्टम डिफरेंस बिटवीन अ हाई कोर्ट एंड, क्वेश्चन इज बेसिक सिस्टम डिफरेंस between high court and subordinate court. ठीक है. तो बेसिकली देखो हाई कोर्ट के अंदर आपके क्रिमिनल प्लस सिविल दोनों टाइप के केसेस आते हैं. ठीक है. एक हाई कोर्ट के अंदर आप अपने प्रॉपर्टी के केस से लेकर किसी मर्डर केस तक आप अपनी पिटीशन फाइल कर सकते हो, बट सबऑर्डिनेट केसेस में जो कोर्ट्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं. ठीक है. अगर मैं इसमें बताऊं इन इंग्लिश टर्म, इट्स ऑब्वियसली यू हैव बाइफिकेशन इन सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट. ठीक है. जो नॉर्दर्न पार्ट में रहते हैं उनको पता होगा कि दीवानी और तहसील, ठीक है, दो अलग अलग ऐसे हिंदी के वर्ड्स होते हैं. ठीक है. दीवानी एंड तहसील, तो ऐसे बाइफिकेटेड होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट, सो दैट किसी एक कोर्ट पे जो लोअर लेवल पे उस पर ज़्यादा बर्डन ना पड़े. ठीक है. तो इसको लिख लेना, डिफरेंट कोर्ट फॉर सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट एट द सबऑर्डिनेट लेवल विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन योर हाई कोर्ट. ठीक है. ऑफ एनी स्टेट. So that shows a basic difference in the system of working of High Court and subordinates court. ठीक है. So this is all for today. ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका लोक अदालत स्टार्ट करेंगे. ठीक है.
लोक अदालत, ठीक है। लोक अदालत स्टार्ट करेंगे। विल ऑल्सो हैव अ डिफरेंशिएशन बिटवीन सिविल कोड एंड क्रिमिनल कोड पूरा, ठीक है। देन विल डिस्कस अबाउट द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि थोड़ा लास्ट के पॉइंटर्स बच गए हैं, तो अब आपके पास कॉम्प्रीहेंशन है हर चीज़ का, तो आप इजीली समझ सकते हो उसको, ठीक है। तो लोक अदालत एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये सब हम कवर करेंगे प्रॉपरली, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में उतना ही होगा, बिकॉज उसके बाद हमारे कई ऐसे टॉपिक्स होंगे जो हम बहुत फास्ट वे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर के लिए इतना ही। आज के लेक्चर में अच्छा मतलब आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। जो भी आज के लेक्चर में समझा उसको स्टैंडर्ड बुक में से लक्ष्मीकांत से जाके पढ़ोगे तो आई थिंक चैप्टर नंबर 30 है हाई कोर्ट का। मैं कंफर्म कर देता हूँ, वैसे देख सकते हो बुक में कोई, हाँ 34 है, ठीक है। तो एम लक्ष्मीकांत चैप्टर 34, ठीक है, उसके अंदर सब मिल जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम लोक अदालत और जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे प्रोविजन हैं, वो हम डिटेल में समझेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट है, ज़्यादा नहीं, मेंस के पर्सपेक्टिव के हिसाब से कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। सो दैट दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, ठीक है। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, ठीक है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वर्किंग हार्ड, कीप ग्राइंडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।